रविंदर सचदेव जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले जल्दी से अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद कई दिनों से गीदड़ भभके दे रहा पाकिस्तान बैकफुट पर है। युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की ओर से हार स्वीकार की जा चुकी है। If India backs down, we will definitely wrap up this thing. आवाज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की है। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने न केवल ये कबूल किया कि भारत ने देर रात स्ट्राइक की, बल्कि ये भी कबूल किया है कि अगर भारत इसे रोक दे तो वो बातचीत के लिए तैयार है। As far the attacks of Indian Air Force are concerned, independent Kashmir, one in Muzaffarabad, other Kotli, 5 other locations in Pakistan. If India backs down, we will definitely wrap up this thing. ये वही ख्वाजा आसिफ है जो कुछ घंटों पहले भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहे थे, लेकिन भारत की जबरदस्त स्ट्राइक ने अब ख्वाजा की हेकड़ी निकाल दी है। सोशल मीडिया पर छाई आतंकी शिविरों की बर्बादी की तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि भारत का हमला कितना सटीक और खतरनाक था। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया। बहरहाल पाकिस्तान में भारत के हमलों से मातम पसरा है। आतंकियों की लाशें दफनाई जा रही हैं। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अस्पतालों में घूम घूम कर घायल आतंकियों का हालचाल ले रहे हैं, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है, अगर इसी तरह से सरहद पार से आतंकी भेजोगे तो पलटवार हर बार करारा होगा। तो त्राही कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त। आपको बताते चले, धुएं और धूल का गुबार बीती रात से ही उसके चेहरे पर जो उड़ा हुआ है, हवाइयां उसके चेहरे पर साफ साफ, खासतौर से जो बड़े बड़े चेहरे हैं हुक्मरान जो कि गीदड़ भभकी दे रहे थे। और इसी सवाल के साथ नीरज, परमाणु बम की कितनी धमकी दी गीदड़ भभकी, और अब कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान अपने आप को बैक करता है तो हम भी पीछे जाने के लिए तैयार हैं। देखिए चित्रा, जब हम लोग बात करते हैं 26/11 अटैक की, मुंबई अटैक की, तो उस वक्त तक जो भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको ऐसा लगता था कि क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, अगर हमने कोई रिटेलिएशन किया, उनकी सीमा में जाकर घुसकर हमने मारा, तो हो सकता है वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है, मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। हम डर जाते थे। हम ये मान सकते हैं हम लोग, लेकिन अब की जो लीडरशिप है उसने ऐसे इंतजाम किए हुए हैं कि जो उनकी तरफ की जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो आप चला ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही यहाँ से लॉक कर दिया जाएगा। इसीलिए ये जो पाकिस्तान है इस वक्त डरा हुआ है। जो उसकी ब्लैकमेलिंग थी, जो पिछले 15 दिन से भी कर रहा था वो कि हम लोग न्यूक्लियर मिसाइल है, वो चला नहीं पाएगा, ये बात आप मानकर चलिए। और अब जब इतना बड़ा अटैक हुआ है, खुद जो अमेरिका के जो विदेश सचिव हैं, यानी मंत्री हैं और एनएसए भी हैं, मार्को रूबियो, उन्होंने खुद फ़ोन करके कहा, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री जिनसे बात की थी उनसे साफ कहा कि आप देखिए इस तरह की हरकतें ना करें, आप अगर इसका एस्केलेट करने की कोशिश ना करें। इसीलिए उनका रंग उतरा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है। अमेरिका, चीन, टर्की, तीनों ने साफ मना कर दिया है कि आप इस तरह की कार्रवाई ना करें, भारत आपके खिलाफ और बहुत अमेरिका बड़ी क्यों कार्रवाई साथ कर देगा? सकता है। उसके तो उपराष्ट्रपति यहीं पर थे, जेडी वेंस, जिस समय आतंकवादियों की ओर से इस हमले को अंजाम दिया गया, उन्होंने तो सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखी। नीरज, अमेरिका को तो खोलकर आना चाहिए और कहना चाहिए घुस कर मारो, हम साथ दे रहे हैं, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दो। ये वाली लाइन लेने में क्या दिक्कत है अमेरिका को? बिल्कुल, देखिए 2008 से पहले का जो भारत था और अमेरिका के जो संबंध थे वो इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों के संबंध अच्छे नहीं थे उस वक्त तक। पाकिस्तान, क्योंकि उसको अफगानिस्तान में जरूरत थी अमेरिका को, इसलिए वो उसके गोद में खेलता था। लेकिन जब उनको समझ में आया कि ये तो जो स्नेक्स पालते हैं अपने बैकयार्ड में ही पाल रहे हैं ये, और ये स्नेक्स जो हैं उनको भी डसेंगे और अमेरिका को भी डस लेंगे, तब जाके हिलरी क्लिंटन को समझ में आया और उन्होंने कहा कि आप अपने बैकयार्ड में ये सांप ना पालें। अब अमेरिका समझ में आ गया है, अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान ने खेल किया अमेरिका के साथ, जाते जाते भी जो उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिस दिन जा रहे थे 2021 में, वहीं पर उन्होंने अटैक करवाया, शरीफुल्लाह जो पकड़ के दिया उन्होंने, उसी से अटैक करवाया। तब अमेरिका को समझ में आया कि भारत जो लगातार कहता आ रहा है, 3-4 दशक से कहता आ रहा है कि भाई हम आतंकवाद से ग्रस्त हैं, ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, आतंकी आ रहे हैं, ये होम ग्रोन टेररिस्ट नहीं है, हमारे कश्मीरी नहीं है, ये सारे के सारे पाकिस्तान से आते हैं। हाशिम मूसा जो आया है ये पाकिस्तान से आया है। पता ही है ना ओसामा बिन लादेन कहां मिला था, कहां पर छिपकर बैठा हुआ था, ये तो अमेरिका को भी पता है। तो फिर अमेरिका, क्योंकि ये ताकतवर मुल्क हैं, अगर ये आतंकवाद जैसे मुद्दों पर डबल स्टैंडर्ड रखेंगे तो फिर बाकी मुल्कों का क्या होगा? क्यों नहीं तय कर लेते हैं जो बड़े बड़े मुल्क हैं कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? नीरज, ये आपसे ही सवाल है
क्यों नहीं तय कर लिया जाता है इसको? इस बार बिल्कुल तय है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार आई है, प्रशासन आया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि आप आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ें और हम आपके साथ हैं। इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे जेडी वैंस है जो आए थे, चाहे विदेश सचिव हो, उनके एनएसए हो, उनके रक्षा सचिव हो, वो सारे के सारे एकदम ऑन बोर्ड हैं, भारत के साथ हैं। सबसे पहले आपको किसने फोन किया? आपको रशिया के राष्ट्रपति ने फोन किया प्रधानमंत्री मोदी को, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि जो उनके यहाँ पर अटैक हुआ पिछले साल जो कॉन्सर्ट हॉल में, वो भी पाकिस्तान की ही तार जुड़े हुए, आईएसएस खुरासान के तार जुड़े हुए पाए गए। तो उनको भी समझ में आ रहा है, इन बड़े देशों को समझ में आ रहा है। इंग्लैंड और फ्रांस की अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारत ने रशिया का इतना अपोज नहीं किया यूक्रेन वॉर में, उनकी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन फ्रांस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। रफाल फाइटर जेट्स जिन्होंने किया है वो हमने वहीं से लिए हैं, और अभी पिछले महीने जो हमने डील की है 26 और एक्स्ट्रा नेवी के साथ, वो भी हमने फ्रांस के साथ की है। उनके मिराज 2000 फाइटर जेट्स से ही हमने बालाकोट में स्ट्राइक की। मैक्रो के बहुत अच्छे संबंध है राष्ट्रपति के फ्रांस के भारत के प्रधानमंत्री के साथ, तो ये सब समझ में आ रहा है। चीन एक ऐसा देश था P5 जो कि भारत को अड़ंगा लगाता था हर चीज में, लेकिन इस बार आतंकवाद में वो भी भारत का साथ देगा। चित्रा आप ये मानकर चलिए, वो पाकिस्तान को समझाएगा और बताएगा कि आप कोई भी ऐसी हरकत ना करें, नहीं तो भारत आपके ऊपर डबल जो है स्ट्राइक कर सकता है। रविंदर सचदेव जी, आपके पास आते हुए अब बीच में आपसे संपर्क टूट गया था। मेरा ये सीधा सा सवाल है, आतंकवाद जैसे मसले पर भी ये गुड टेररिज्म, ये बैड टेररिज्म, ये तुम्हारे देश के भीतर का है, ये हमारे देश के भीतर का है, दुनिया भर के मुल्कों की ओर से ये तरीका क्यों अख्तियार किया जाता है? मानवता के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, जो बेकसूर लोगों की जान लेते हैं, उनके खिलाफ तो पूरी दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए, और जहां पर भी आतंकवादी अड्डे हो मिलकर मारना चाहिए, ताकि किसी देश की ऐसी हिम्मत और हिमाकत नहीं हो पाए वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों को पालने पोसने में करे। क्यों नहीं हो पाता है ऐसा? You're so right, चित्रा जी, क्यों नहीं हो पाता, और अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाएगा। हम जितना भी होप करें, प्रयास करें, ये हो नहीं पाएगा। एक इसका सबसे बड़ा रीजन एक ये है कि आपका आतंकी जो है वो मेरा फ्रीडम फाइटर है, इस डेफिनेशन को रिजॉल्व नहीं कर पाए। मेरे विचार से अगर इसको अगले लेवल पे हमें ले जाना है, आतंक है, हमें इसको पोजीशन करना चाहिए वायलेंस पे, या नॉन वायलेंस कहें, कि कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। अब फ्रीडम फाइटर वो वायलेंस करे वो भी गलत है, और आतंकी करे वो भी गलत है। आई थिंक अगर उस ऊंचाई पर हम ह्यूमैनिटी पहुंच पाए तब शायद ये कम होगा। अदरवाइज मेरा तो फ्रीडम फाइटर, आप उसे आतंकी कहें ओवरऑल। सेकेंडली, अमेरिका का जो है स्पेशली अब की बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भारत के प्रति इनका रवैया आई थिंक बहुत ही क्लियर, बहुत ही सपोर्टिव, एब्सोल्युटली। आप देखिए, सबसे पहले आई थिंक इस अटैक के बाद हमारी एम्बेसी ने अमेरिका में अपना स्टेटमेंट निकाला था, गिविंग ऑल द डिटेल्स, राइट। शायद कहीं और वर्ल्ड कैपिटल्स में भी करा होगा, पर हमने यूएस में क्यों निकाला? क्योंकि यूएस को हम क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करना चाहते हैं और वो समझते हैं। जहां तक रहे ट्रंप की दो तरह की अप्रोच है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि मेरे को दुनिया में किसी से मतलब नहीं, जिसको लड़ना है वो, मैं तो अमेरिका फर्स्ट बनाऊंगा। बट ऑन दी अदर हैंड, ट्रंप दुनिया में भी अमेरिका फर्स्ट बनाना चाहता है, तो वो कहता है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, ये चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ट्रंप मेरे विचार से अपना हैंड्स ऑफ करके चल रहा है। आपको याद होगा बांग्लादेश के मामले में उसने कहा था हाँ वो तो भारत संभाल लेगा, याद है कुछ महीनों पहले और समथिंग, बांग्लादेश के मामले में। तो सिमिलरली आई थिंक पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर के भी ट्रंप की सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स इत्यादि हैं, उनसे बहुत हम मेरे ख्याल से क्लोज संपर्क में, कोऑर्डिनेशन में रहे होंगे। मेरे विचार में हम ऑलरेडी इनसे आधी स्क्रिप्ट तय कर चुके होंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं और आगे आप क्या करोगे, पाकिस्तान को कैसे दबाओगे। पीछे बैक चैनल्स में इनके साथ, सऊदी अरबिया के साथ, अरब एमिरेट्स के साथ हम कर चुके होंगे। तो ये इनका ट्रंप का ऑपरेटिंग स्टाइल इस समय साउथ एशिया में हमारे कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग आई थिंक उस तरह से लग रहा है कि मैं अपना हैंड्स ऑफ अप्रोच है, जो हो रहा है इंडिया करे सही करे, बाकी हमारी सरकार यानी कि अमेरिकी सरकार विल बी फुल्ली कोऑपरेटिंग विद इंडिया। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर भारत को क्या करना होगा? जब भी हम बैलेंस ऑफ पावर का हिस्सा बनते हैं, शक्ति संतुलन का, तो उस समय कुछ देश आपके साथ खड़े होते हैं, कुछ आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। लेकिन उसके पहले जल्दी से एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। भारत के जवाबी हमले में आतंकी मसूद अजहर तो बच गया, लेकिन अब वो घुट घुट कर जीने को मजबूर है। आतंकी मसूद के परिवार के 14 लोग भारत की जवाबी कार्रवाई में मार गिराए गए। भारत के आम लोगों की जान का दुश्मन अजहर अब अपनों की मौत का मातम मना रहा है। एक झटके में हम भारतीयों पर आतंकी हमला कराने का ऑर्डर देने वाले
जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को आज अपनों की मौत के दर्द का एहसास हुआ। पाकिस्तान के बहावलपुर में अपने इस आलीशान हेडक्वार्टर में ही मसूद अजहर आतंकियों को भी रखता था और अपने परिवार के लोगों को भी। आज रात 1 बजे जब भारत की मिसाइलें आतंकी हेडक्वार्टर पर बरसी तो उसकी जद में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग भी आए। उन सभी की मौत हो गई। परिवार की मौत के बाद मसूद ने एक चिट्ठी जारी की। कहा, दिल करता है कि काश मैं भी इस हमले में मर जाता। खैर, मरना तो उसे था ही, किस्मत अच्छी थी, बच गया। अब जिन आतंक परस्त लोगों की मौत हुई उनके शवों को जैश के हेडक्वार्टर से निकाल लिया गया है। जिस एम्बुलेंस में आतंकियों और उनके परिवारों के शव थे उन्हें पाकिस्तान के आम लोगों ने घेर लिया था। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद अब छाती पीट पीट कर मसूद अजहर भारत से बदला लेने की गीदड़ भभकी दे रहा है। फिलहाल पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं छिपा कर रखा है। अब मसूद अजहर का भी अंत करीब ही है। अब तो वो कह ही रहा है कि मुझे भी मार डालो, तो वो बस अपना एड्रेस बता दे। अगर उसको मरने का इतना शौक है तो हमारी सेना उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देगी। और इसी बात का इंतजार ब्रिगेडियर साहब, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए जगदीप दहिया जी, अब 14 लोग मारे गए हैं तो उसको पता चल रहा है कि अपनों की मौत का दर्द क्या होता है, और अब ये कह रहा है कि काश मैं भी मर जाता। पहलगाम में जो हादसा हुआ उससे पहले उरी में जो हादसा हुआ और पुलवामा में जो हुआ, इस समय जो देश की जो भावनाएं हैं उनको हम पूरी तरह समझते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी जो सिंबॉलिक जो ऑप्टिक्स हैं, लेडीज से ब्रीफिंग करानी, ये पूरी भावना को हम पूरी कदर करते हैं। और ये भावना, ये जो देश की जो भावना है ना, इस भावनाओं ने ड्राइव किया है। लेकिन जो मिलिट्री सोल्यूशन है वो मिलिट्री प्रोफेशनल मैनर में की गई है। देश की भावना ने प्रेरित किया है उसको, मिलिट्री सोल्यूशन को। लेकिन मिलिट्री सोल्यूशन में कोई भावना नहीं होती, उसमें स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए जाते हैं और उसको कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। जो ये बोला मसूद अजहर, उनकी जो ये 14 परिवार के आदमी मारे गए हैं, देश को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वी आर ट्रैकिंग मसूद अजहर ऑल्सो, और गिवन अपॉर्चुनिटी जैसे ही अगली जवाबी कार्रवाई में अभी थोड़ा इंतजार होगा, देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। और जैसे कि ये सारी इंटेलिजेंस हमारे पास पुख्ता इंटेलिजेंस थी और इतने स्पेसिफिक टारगेट और स्टीक टारगेटों पे बिल्कुल निशानेबाजी से जो हमने कैजुअलिटी पहुंचाई है, इससे ज्यादा कैजुअलिटी के लिए हमारे पास डाटा, हमारे पास प्लान, हमारे पास सारी कॉन्टीजेंसीज तैयार है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। और भारतीय सेना की ओर से रात को 1:28 पर जो वीडियो इंडियन आर्मी की ओर से ट्वीट किया गया था सोशल मीडिया पर, वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि 25 मिनट का ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर था, उसके पूरी तरह से सफल हो जाने के बाद जो सबसे पहला वीडियो हमारी आर्मी की ओर से शेयर किया गया था, वो वही वीडियो है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी, अब तो आतंकवादी ऐसे त्राहिमाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि जब अपने मारे जाते हैं तो होता है क्या, लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्दी पर वो आमादा रहेंगे, मौके की तलाश में रहेंगे कि जैसे ही मौका मिले और उसके बाद फिर से हिंदुस्तान के भीतर दहशतगर्दों को भेजें। लेकिन इसी के साथ ही साथ एक और बड़ी चिंता का विषय है, जो हमारे खुद अपने लोग हैं, जो हिंदुस्तान के भीतर के गद्दार हैं। कई ऐसे गद्दारों को सबक सिखाया गया, कई ऐसे युवाओं को बरगलाकर पाकिस्तान लेकर गया, अपने साथ वहां पर ट्रेनिंग दिलाया गया। ऐसे लोगों से कैसे निपटें? बिना उनके सपोर्ट के इतना बड़ा पहलगाम में हमला नहीं हो सकता था। चित्रा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब तक लोकल सपोर्ट, ओवरग्राउंड वर्कर्स का वहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट, नेविगेशन सपोर्ट, बाकी रेकी वगैरह करने में सपोर्ट नहीं होता, तो कोई भी जिस तरह से आतंकवादी हमला किया पहलगाम में, वो नहीं सफल नहीं हो सकता था। और ये हुआ है। इसके लिए सबसे ज़रूरी मैं समझता हूँ एक जागरूकता की ज़रूरत है, वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट की ज़रूरत है और राष्ट्रीयता की ज़रूरत है। हमको इन सब ज्यादा जरूरी तो राष्ट्रीयता ही है। बिल्कुल, ऐसे लोगों को अलग सा चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा इसी की कमी है उनमें। हमको अभी तक जो 370 में एक बड़ा अचंभा होता था कि वहाँ पे जो एक्ट भी जो हमारा इंडियन पीनल कोड वहाँ पे नहीं लागू होता था। मैं जब वहाँ पे नौकरी करता था
तो उस वक्त बड़ा आश्चर्य होता था कि जब हम वहाँ पे किसी को पकड़ते थे या कुछ करते थे तो उनके लिए भी रणवीर पैनल कोड अलग अलग बनता था। तो ये सब चीज़ें थी, वो चीज़ों को धीरे धीरे इनको भारत की जनमानस के साथ मिलने में थोड़ा सा और समय लगेगा। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत बदल गया है, बिल्कुल। पहलगांव में ये आतंकी घटना हो गई, लेकिन मैं 3 साल पहले 2022 में कश्मीर में था जी। और 370 के बदल हटने के बाद जो माहौल देखा वो बहुत ही सुखद था किसी भी भारतीय के लिए। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते होते हैं ये कुछ देशों को छोड़ के है। एक रशिया भी है और एक इजराइल भी है जो कि भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है। बाकी जितने भी हैं ये सब इंटरेस्ट जब होगा उस वक्त आपके साथ रहेंगे, नहीं तो आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि हम वी मैटर, और उसके लिए आपको सक्षम बनना पड़ेगा, सशक्त बनना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस रखनी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्टेबल गवर्नमेंट, ये सब चीजें जब तक नहीं होंगी भारत में। कश्मीर की उस आवाम की भी जिम्मेदारी है जो शांति, स्थिरता, तरक्की चाहती है, विकास चाहती है, वो जो चाहती है कि उसके बच्चे आतंकवाद में लिप्त नहीं हों। आप अपने बच्चों के बारे में इस तरह की कोई भी जानकारी अगर छिपा कर रखेंगे तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो तो मारा जाएगा ही, परिवार वालों के लिए भी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और इसी वजह से अगर कभी भी आपको लगे कि इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, आप जाकर सुरक्षा बलों से संपर्क करें, अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि देश है तभी हम सब हैं और देश सबसे पहले होना चाहिए। और वही आज हमारी तमाम फोर्सेस की ओर से संयुक्त कार्रवाई में इस बात को सामने भी रखा गया है। मुंहतोड़ जवाब लगातार पाकिस्तान को मिलता रहेगा, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता है, जब तक